हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नवा चैप्टर आपके 12th हिंदी का, जो है नामवर सिंह द्वारा लिखित है प्रगीत और समाज। तो ये भी एक निबंध ही है, तो विधा भी आपको याद रखनी, मैंने आपको विधा भी याद करा ही दिया है। तो हम लोग देखते हैं नामवर सिंह द्वारा रचित ये जो अध्याय है इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इनका लेखक परिचय देख लेते हैं, और उसके बाद आपको ये पेन और पेंसिल लेके मैं बोलूँगा, आप वो रेडी रहेंगे। और बुक भी आपको साथ में रखना है, जहाँ मैं बोलूँगा आपको उसको अंडरलाइन करना है, जो वर्ड मैं बोलूँगा उसको आपको गोल घेरा से घेरना है उसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नामवर सिंह है, ये लेखक है। इनका जन्म हुआ था 1927 में 28 जुलाई को, और इनका जन्म स्थान था जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ गौर करेंगे, जन्म तो है लेकिन इनका डेथ के बारे में नहीं है जानकारी। तो अगर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो आपको बस जन्म ही याद रखना है। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में। ये हुआ था जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाराणसी नाम का जगह है, वहाँ जीयनपुर में हुआ था, वो गांव का नाम होगा। तो माता पिता, इनके माता थी वागेश्वरी देवी एवं पिता थे नागर सिंह। तो माता के बारे में पूछ सकता है, आपको अंडरलाइन करना है इसको, जन्म, जन्म स्थान और माता पिता के बारे में आपको अंडरलाइन करना है। तो इसके जो पिता थे वो एक शिक्षक थे। तो इनके पिता एक शिक्षक थे, आपको ये भी लाइन अंडरलाइन करना है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बना के आपको अपने कॉपी में लिख भी लेना है। जो इनकी प्राथमिक शिक्षा थी वो थी आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांव थे ये दोनों। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे हुई थी। हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो इनकी हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस में हुई थी, और इंटर इन्होंने उदय प्रताप कॉलेज बनारस से किया था। बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः, बीएचयू से इन्होंने क्रमशः किया था 1949 एवं 1951 में। तो अब आगे देखते हैं। पीएचडी इन्होंने बीएचयू से ही किया था, पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में। तो यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, बीएचयू में जो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा में जो पीएचडी किया था 1956 में, ये आपको याद रखना है अंडरलाइन करके। वृत्ति देख लेते हैं। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता, 1959 से 1960 तक सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन, जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादन और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। यानी जनयुग नाम की इनकी साप्ताहिक पत्रिका आती थी, जो ये दिल्ली में संपादन उसका करते थे। तो इसको आपको याद रखना है। जनयुग नाम की पत्रिका इनकी आती थी, साप्ताहिक होती थी, यानी हर सप्ताह में उनका एक संस्करण निकाला जाता था। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया इन्होंने, तो आलोचना त्रैमासिक को भी आपको अंडरलाइन करना है। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। मैं जहाँ बोलूँगा वही अंडरलाइन करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है। जनयुग का जो साप्ताहिक पत्रिका ये निकालते थे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में वो पत्रिका इनकी निकलती थी। तो यहीं तक करना है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति। जेएनयू कौन सा हो? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति। फिर उसके बाद 1953 से 1993 से 1996 तक राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। संप्रति इनकी आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। ये बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी आलोचना आया था, यहाँ पर भी आपको इसको याद रखना है। अब गोल कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक। अब आगे देखते हैं। सम्मान इनको क्या मिला, पूरा अंडरलाइन करिए आप। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। तो आपको तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन दिया रहेगा, आप लिखेंगे साहित्य अकादमी, तो जो भी पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न और साहित्य अकादमी, तो आप साहित्य अकादमी पे लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस लाइन से ये बन सकता है कि जैसे नामवर सिंह है, इनका नाम नामवर सिंह है, तो पूछा जाएगा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विषय पर मिला, तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला, और कब मिला, तो 1971 में। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो फिर हो सकता है परीक्षा में आपका ये 1-2 नंबर मिस हो जाए। तो आपको याद रखना है, एक ही लाइन का आंसर, इसको बस आपको एक लाइन में पूरा याद कर लेना है। कृतियाँ इनकी देख लेते हैं। बकलम खुद, व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा,
इतिहास और आलोचना, कहानी है इनकी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, अभी मैंने बताया भी था 1971 में इनकी आई थी। दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये आलोचना है इनकी। कहना ना होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें। तो यहाँ पर तो एक यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है क्या कि कविता के नए प्रतिमान आपको याद रखना है इनका, यही बस इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखना है। और पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये दोनों याद रखना है आपको, ये इनकी आलोचनात्मक कहानी में आती है। अब इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, यानी कि इनके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ, आपको उपाधि याद रखनी है। हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है, जिनका विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 20वीं सदी के आते के साथ इनका मतलब विकास भी हो गया। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समयबोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। साहित्यिक कृतियाँ, संरचनाएं और प्रवृत्तियाँ गणित के फार्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती। उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में अभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल सा संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। स्वभावतः आलोचक में सामान्य प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। नामवर सिंह में ये खूबियाँ बदस्तूर हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक पत्रकार में, एक लेखक में जितने गुण होना चाहिए, अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता, तो ये सब तो ज़रूरत है, सब में होना चाहिए जितने भी पत्रकार लेखक हैं। तो नामवर सिंह में तो ये भरी पड़ी हैं। अब आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी। बात भी बिल्कुल सही है। जो आलोचना करता है किसी भी चीज़ की, तो उसमें संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। मतलब संग्रह मतलब कलेक्ट करना कोई भी चीज़ को, और त्याग मतलब परित्याग करना, छोड़ देना कोई भी चीज़ को। एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए, साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी। कहना ना होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। मतलब यहाँ कहा गया है नामवर सिंह में जो विशेषता होती है वो निखरे हुए रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव मतलब हृदय में और बुद्धि में, मतलब बुद्धि में, माइंड में जो उनका आलोचनात्मक तनाव होता है, तनाव नहीं होता, टेंशन को बोलते हैं। द्वंद्वात्मक संतुलन मतलब कि तनाव के बाद भी दोनों तरफ की बातों को सुन के उसका संतुलन बनाना और उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, ये भी उनके आधारभूत विशेषता। आधारभूत मतलब बेसलेस, उनका विशेषता में यही बेस है, बेसिक है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। मतलब इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके पे कोई भी चीज़ को अध्ययन किया। जैसे आप कोई चैप्टर को एक ही बार पढ़ते हैं, ये इन्होंने उसी चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ा, आप इस तरह समझ सकते हैं। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही हैं। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं, यानी ये पेशे से हिंदी के प्रधानाध्यापक रहे हैं और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। यहाँ पर आप 2 वर्ड पूछेंगे, एक प्राध्यापक होता है, एक प्रधानाध्यापक होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो स्कूल का जो हेडमास्टर होता है उसको बोलते हैं प्रधानाध्यापक, और जो स्कूल में सिर्फ अध्यापन कराता है मतलब पढ़ाई कराता है वो होता है प्राध्यापक। तो यहाँ पे बस 9 का अंतर है, 9। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करना मस्ट है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक लेखक थे, तो इनको आपको अंडरलाइन करना है। द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती यानी शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे, यहाँ भी अंडरलाइन करना है। जो द्विवेदी जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई। मतलब आलोचनात्मक क्षेत्र में जो रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विरासत है, मतलब विरासत मतलब क्या होता है? उनका कृपा, उनका लिखा गया बात, उनकी मतलब बोली गई भाषा, जो भी वो बोलते थे, जो भी वो लिखते थे, जैसा भी वो माइंड रखते थे, वो नामवर सिंह को प्राप्त हुई है, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। तो जब मैं आपको एक बुक है, जब मैं आपको बताऊंगा उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहते हैं,
वो A1 का ऑब्जेक्टिव बुक है, तो आप उसमें मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, तो आप फिलहाल अंडरलाइन करके रख सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप अगर अंडरलाइन करके पहले लिख लेंगे तो बाद में जो मैं बताऊँगा आप बस उसको देखेंगे, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और तब तक आप याद भी करते जाएंगे। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना का एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित, मतलब ये भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, आपको याद रखना है, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवन उपस्थिति बनाए हुए हैं। इस पाठ्यपुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। मतलब ये जो नामवर सिंह द्वारा लिखित है प्रगीत और समाज, वो वाद विवाद संवाद नाम की आलोचनात्मक एक निबंध है, उसका एक अंश है यहाँ पे बस। तो आप इसको अंडरलाइन करना है कि नामवर सिंह का जो लिखा गया ये प्रगीत और समाज है, ये किस किस द्वारा लिया गया है, तो ये वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हुई, यहीं तक अंडरलाइन करना है, ठीक। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल या निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करते हुए सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतरसंगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। तो ये हरिशंकर परसाई ने लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ से इनका प्रगीत और समाज ये निबंध शुरू है। तो इसको हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो मैंने आपको जितना बताया अंडरलाइन करना है, आप उसको अंडरलाइन करके रखेंगे। और ये जो लास्ट लाइन में इनके बारे में बोला गया है, ये बोलते हैं हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है, मतलब जो भी वर्ड है उसकी सामाजिकता और ऐतिहासिकता दोनों होनी चाहिए। तो वो क्या है, कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उनकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल या निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। मतलब इसमें जो भी भाषा का यूज हुआ है वो अत्यंत संयत वाला है और प्रसन्न विवेचन शैली है। संयत मतलब एक लय में उसको लिखा जाना, किसी तरह से बीच में कोई और बात नहीं। प्रगीत के बारे में एक काव्य धारा में लिखा गया, और समाज के बारे में तो आप जानते ही समाज का क्या अर्थ होता है, तो उसके बारे में लिखा गया है। तो इस निबंध का मैं आपको सारांश भी बताऊँगा, और पहले इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे कल, और उसमें देखेंगे क्या कि इस निबंध में इन्होंने क्या करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, अगर आप पहले इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ के बैठें, आप पढ़ के आएंगे तब मैं इसका जब चैप्टर पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब आपको देखना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका चैप्टर।